इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हेतु जो सुझाव है उन पर चर्चा करेंगे। ये पार्ट तृतीय के संयुक्त राष्ट्र संबंधी अध्याय में जो उसके सारे ओवरऑल जो काम है या कार्यकारी अंग है उनमें जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनमें कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है विश्व शांति और स्थापना के अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभा सके और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में अपना योगदान दे सके। इसके लिए समय समय पर विभिन्न अंगों में जो जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए या उनको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए जाते हैं, जिससे कि ये संस्था वर्तमान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के अपने प्राथमिक उद्देश्य में और बेहतर सफल हो सके और अपनी प्रासंगिकता वैश्विक परिदृश्य में अधिक मजबूती से दिखा सके और अपनी भूमिका को बढ़ा सके। इस संबंध में कुछ सुझाव दिए जाते हैं, जिन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना की जाती है इसकी प्रासंगिकता को लेकर, इसके अंगों की विफलता को लेकर, इसके प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने या उनका उल्लंघन किए जाने के अनेक आधारों पर इसकी आलोचना अनेक आलोचकों द्वारा की गई है। जैसे कार्लोस रोमुलो ने कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ मर रहा है। हंस जयवर्धन ने कहा था कि डाग हैमरशोल्ड का संयुक्त राष्ट्र संघ मर रहा है। माइकल सोमा जो सुमा है उसने कहा है कि यूएनओ नए देश में राष्ट्र संघ ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आलोचक संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठनात्मक क्षेत्र में जो भारी पुनर्संरचना है उसकी या पुनर्गठन है उसकी आवश्यकता पर बल देते हैं, और दूसरी तरफ उसके कार्यभाग व्यापार में भी एकदम नई भावना और गतिशीलता की आवश्यकता महसूस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है वो परिवर्तनशील है, वो ऐसा दस्तावेज है जो बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं और वो सुलभ अपनी स्थापना के वर्षों से आज तक 2020 तक के जो अनुभव है उनसे हम चार्टर की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार के कुछ सुझाव दे सकते हैं जो हमें उचित प्रतीत होते हैं, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सके। सबसे पहला जो सुझाव दिया जाता है वो वीटो में संशोधन कर दिया जाता है, और इसकी आलोचना का सबसे बड़ा कारण भी है चूँकि 5 महाशक्तियाँ परमाणु सामंतवाद के तहत अपने सामंतवाद को बनाए रखना चाहती है, अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के आवश्यक मामलों में भी अपनी दखलंदाजी वीटो पावर के माध्यम से रखती है। इसलिए वीटो में सुधार की मांग समय समय पर उठती रही है। वीटो की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ को सफल बनाने के लिए रखी गई, लेकिन महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग ही किया है और यह शीत युद्ध का एक यंत्र बन गया था। इसके कारण यूएनओ में वास्तविक निर्णय नहीं हो पाते और कभी कभी मानव जाति के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। पामर और परकिंस ने लिखा कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग और दुरुपयोग ने जितना अधिक नुकसान संयुक्त राष्ट्र संघ में किया है या जनता के विश्वास को ले गया है उतना अन्य किसी वस्तु ने नहीं। वीटो को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 27 में इस प्रकार का सुधार होना चाहिए जिससे कि प्रक्रिया संबंधी और साधारण प्रश्नों में भेद करना सरल हो जाए। दूसरी ओर वीटो को साधारण
प्रश्नों तक ही सीमित रखा जाए। दूसरा, शांति भंग, आक्रमण की स्थिति, सैनिक कार्रवाई के प्रश्न ऐसे हैं जहां वीटो की व्यवस्था को बनाए रखना हितकर है, लेकिन यदि उसका प्रयोग किया जाए तो उसका लिखित कारण प्रयोगकर्ता को प्रस्तुत करना चाहिए। इसी प्रकार से एक सुधार ये दिया जाता है कि मतदान में प्रयोगकर्ता मतदान में भाग न लेने वाले एवं बैठक में अनुपस्थित रहने वाले को वीटो पावर का उपयोग नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि सुरक्षा परिषद शांति स्थापना में सुरक्षा स्थापित करने में असफल हो जाए तो अनुच्छेद 12(1) में परिवर्तन करके महासभा को और अधिक कार्यभार सौंपना चाहिए। इसी प्रकार से 5 जो स्थायी सदस्य हैं की व्यवस्था या तो बिल्कुल समाप्त कर दी जानी चाहिए या उसमें नए सदस्यों का प्रवेश, जैसे भारत, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र आदि देशों को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस पर समय समय पर मांग बढ़ती रहती है और इसके लिए एक अनौपचारिक रूप से संगठन बनाया है G4, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। सुरक्षा परिषद में तीसरा सुझाव इकोसॉक यानी सामाजिक आर्थिक परिषद में सुधार के संबंध में सुझाव दिए जाते हैं कि महासभा आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसके काम को परिभाषित किया जाना चाहिए, जिससे प्रक्रिया संबंधी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और सामाजिक आर्थिक परिषद की कार्यक्षमता बढ़ाई से जा सकती है। इसके लिए सुरक्षा परिषद के कारण महासभा की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें अनावश्यक जो व्यवधान आता है वो रोका जा सकता है और जो सामाजिक आर्थिक परिषद है तो स्थायी शांति और स्थापना के अपने दायित्व को भली भांति से निभा सके, इसके लिए उसके जो कार्यकाल है उनको बढ़ाया जाना जरूरी है। महासभा की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव भी आते हैं कि महासभा को विश्व संसद का स्वरूप प्रदान कर दिया जाना चाहिए तथा सुरक्षा परिषद को यूएनओ कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाना चाहिए। महासभा में प्रतिनिधित्व की जो समस्या है वो जनसंख्या के अनुपात में सदस्य को प्रदान मतदान में दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत मतदान की व्यवस्था से बड़े राष्ट्रों का बड़ा योगदान या विश्व जनमत का प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है और यह संस्था वास्तव में लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से घरेलू जो क्षेत्राधिकार उसकी परिभाषा के संबंध में सुझाव आता है कि यूएनओ के चार्टर में जो राष्ट्र है उनके घरेलू क्षेत्राधिकार को परिभाषित नहीं किया गया है तो उसकी परिभाषा की जानी चाहिए। यूएनओ के चार्टर में राष्ट्र के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्ताक्षर यूएनओ नहीं करता है, लेकिन इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिसकी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया जाता है। अतः यूएनओ को शक्तिशाली बनाने हेतु उस क्षेत्राधिकार को परिभाषित कर दिया जाए, जिससे कि किसी भी देश के घरेलू क्षेत्राधिकार का सहारा या आड़ कोई देश नहीं ले सके और मानवाधिकार और स्वतंत्रताओं का हनन वह नहीं कर सके। ये तभी संभव है जब घरेलू क्षेत्राधिकार को परिभाषित स्पष्ट रूप से कर दिया जाए। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जो विषय है वो संहिताकरण किसी स्वतंत्र व निष्पक्ष
न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार का सुझाव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो अन्वय होना चाहिए। चार्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों में या युद्ध और आक्रमण संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि सभी जो निर्णय हैं वो सभी राष्ट्रों पर लागू करने होंगे। इसी प्रकार से अनिर्णीत विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय है उसको बाध्यकारी बनाया जाए। न्यायालय को निर्णय की उपेक्षा करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध सैन्य एवं आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का संहिताकरण भी होना चाहिए। इसी प्रकार से न्यायालय की संविधि में तृतीय विश्व का मतय व नैतिक व सैद्धांतिक समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता का प्रश्न है वो भी काफी विवादों का प्रश्न रहता है। महाशक्तियाँ इस पर अनावश्यक वीटो का प्रयोग करती है और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें शक्तिशाली होने का एहसास दिलाती रहती है या वीटो का दुरुपयोग करके और संयुक्त राष्ट्र संघ को वास्तव में विश्व संस्था बनाने से ये रोकती रही है। चीन के मामले में हमने ऐसा देखा, अन्य मामलों में भी हमें ऐसा दिखाई देता है। इसकी सदस्यता के लिए यह प्रावधान किया जा सकता है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करे, उसमें सुरक्षा परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अपने 2/3 बहुमत से, जिससे सदस्यता के प्रश्न पर न तो राजनीतिक सौदेबाजी हो सकेगी और न ही गड़बड़ी की को प्रोत्साहन मिलेगा। 2/3 बहुमत से जो महासभा है किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कर सकती है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करे। गैर सदस्य राष्ट्रों की स्थिति के बारे में भी सुझाव दिया जाता है कि उन्हें सुरक्षा परिषद द्वारा की जाने वाली जांच में भाग लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। गैर सदस्य राष्ट्रों की महासभा की गतिविधियों में भाग लेने की व्यवस्था हो। एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि एशिया अफ्रीका को उचित प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं मिला है, इसलिए वो दिया जाना चाहिए। उन्हें सुरक्षा परिषद के राष्ट्रों से समन्वय की व्यवस्था हो। इसके लिए भारत, जापान को स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए जो कि पिछड़े देशों के खिलाफ निर्णयों पर वीटो कर सके। सुरक्षा परिषद की बैठकों की अवधि में भी सुधार किया जाना चाहिए। निश्चित अवधि के लिए उसकी बैठक समय समय पर होती रहनी चाहिए। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल, जिन्हें हम ग्रीन हेलमेट कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए एक ऐसी सैन्य टुकड़ी की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को कहीं भी खतरा हो तो उसे तात्कालिक रूप से स्थापित किया जा सके। उसके लिए सदस्य राष्ट्र है उनकी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं देखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई स्थायी इनकम नहीं है, इसलिए आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों के बारे में भी ये कहा जाता है कि यूएनओ के पास आय के स्वतंत्र विश्वसनीय स्रोतों का अभाव है, जिससे वह अपने कार्यक्रमों व व्यवस्थाओं को स्वतंत्र कार्यों, शांति सुरक्षा के प्रयत्नों के और जो प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ता है उससे रोका जा सकता है यदि उसके आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत हो। इसके लिए सुझाव ये दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को समुद्री जहाजों या अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का उपयोग करने वालों पर टैक्स की व्यवस्था का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया जा सकता है।
एक सुझाव, महासचिव की राजनीतिक भूमिका को चार्टर के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि महासचिव एक समय में किस प्रकार से राजनीतिक जो मामले हैं, शक्ति संघर्ष के जो मामले हैं, उनको सुलझाने में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है या अपनी भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए या उसकी वैश्विक छवि को सर्वग्राही बनाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में के जो अंग हैं उनकी जो कार्य गतिविधियाँ हैं उनमें जहाँ जहाँ कमियाँ हैं या जहाँ उसकी आलोचना होती है उसको उसमें सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि यह संस्था वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन सके और लोकतांत्रिक मूल्यों को और लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक ढंग से स्थापित कर सके और यह संस्था अपने प्राथमिक उद्देश्यों में सफल सिद्ध हो। यही इसके जो प्रासंगिकता है उसको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हैं जो सुझाए जाते हैं समय समय पर, जिनसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सके। धन्यवाद।